हेलो एवरीवन, ये दृष्टि का पेपर है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। ये टेस्ट पेपर है 30 अर्थव्यवस्था के। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है पीएम मित्र पार्क योजना से संबंधित। इसमें सही कथन बताने हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों प्रकार की ही साइटें शामिल है। ग्रीन फील्ड जिसको नए सिरे से लगाया जाता है। ब्राउन फील्ड परियोजनाएं वो होती हैं जो पहले से होती हैं लेकिन वो बंद हुई होती हैं, उनको दोबारा से शुरू किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है वस्त्र मंत्रालय इस योजना को लागू करने के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन वाहन SPVS के माध्यम से इसकी निगरानी करेगा। दोनों ऑप्शंस इसके ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। ग्रीन फील्ड साइट और ब्राउन फील्ड दोनों प्रकार की साइटें इसमें शामिल होंगी और वस्त्र मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। सेकंड है भारतीय पहल से संबंधित देखना है, सही कथन इसमें बताने हैं। भारतीय पहल ये भारत की कृषि प्रौद्योगिकी अनुकूलन उन्नति और निर्यात सक्षमता के लिए इनक्यूबेशन केंद्र है और इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू नहीं किया गया है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। पहला कट करने के बाद इसमें आंसर निकल रहा है बी। इस पहल का उद्देश्य पहले पायलट समूह में 100 एग्री फूड और एग्री टेक जो स्टार्टअप्स हैं उनको सशक्त बनाना है। यह पहल GI टैग वाले उत्पादों, ऑर्गेनिक फूड्स, प्रोसेस्ड भारतीय कृषि खाद्य उत्पादों एवं पशुपालन उत्पादों जैसी उच्च मूल्य वाली श्रेणियों पर केंद्रित है। 2 और 3 ऑप्शन इसके ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। 3 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 से संबंधित देखना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। इसे प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसे प्रतिवर्ष जो WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया जाता है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय एवं इनसीड जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के सहयोग से इसे जारी किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इस रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया कि वैश्विक R&D रिसर्च और डेवलपमेंट व्यय वर्ष 2010 के बाद अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया, जो नवाचार निवेश में प्रगति का संकेत है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें जो R&D वृद्धि दर रही वो वर्ष 2024 में 2.9% घटकर करीब करीब 3% के वो आ गया और 2025 में इसके 2.3% घटने का भी अनुमान है। 2010 के वित्तीय संकट के बाद ये सबसे निम्नतम स्तर पर है, ना कि ये यहाँ पर सर्वोच्च स्तर पर। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ठीक है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 4 पॉलीमेटालिक सल्फाइड निक्षेपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला है PMS निक्षेप सामान्यतः 200 मीटर तक गहराई वाले तटीय क्षेत्रों तक सीमित होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। इसमें जो PMS निक्षेप होते हैं मध्य महासागरीय कटक में लगभग 37,000 मीटर तक की जो गहराई होती है महाद्वीप तटों से दूर बैंक ऑर्क बेसिन होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है वैश्विक अन्वेषण के तहत अब तक PMS के लिए महासागरीय रिस्क के 70% से अधिक भाग का मानचित्रण कर लिया गया है। ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। अभी तक केवल 5% क्षेत्र ही किया गया है, ना कि 70% से अधिक। दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। सही आंसर इसका डी होगा, ना तो 1 नहीं 2। नेक्स्ट है 5 हाल ही में मोरक्को में शुरू की गई टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL की रक्षा निर्माण इकाई में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाएगा। इसमें किया जाएगा व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म WHAP 8x8 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल, इसका किया जाएगा। तो बी आंसर इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 6 हाई सीज संधि या BBNJ समझौते से संबंधित इसमें सही कथन बताने हैं।
हाई सीज संधि, इसमें राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र, जो क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना और धारणीय उपयोग से जो संबंधित कानून होते हैं, राष्ट्रीय संयुक्त अभिसमय कहा जाता है। और 60 देशों के अनुमोदन से इसको पूरा कर लिया गया है। 17 जनवरी 2026 से ये प्रभावी भी हो जाएगी, 17 जनवरी से। पहला ऑप्शन है, यह संधि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित है, जिसके तहत विश्व के लगभग 2/3 महासागर क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, यह संधि उन आनुवांशिक संसाधनों तक समान पहुंच और उनसे होने वाले लाभों के न्याय संगत वितरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। यह संधि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा सचिवालय के रूप में भूमिका निभाई जाएगी। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। अनक्लोज, जो समुद्री से रिलेटेड होता है वो अनक्लोज, UNCLOS, सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के साथ इसकी स्वयं की सचिवालय प्रणाली, जो प्रणाली होगी वो होगी अनक्लोज के पास में। तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा ठीक है। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 7, राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 से संबंधित देखना है और इसमें सही कथन बताने हैं। पहला है, राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025। इस नीति के तहत भारत में 10 भूतापीय, यह भी न्यूज़ में भी रहा था, राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा से ये 10 ही हैं। इसमें इसकी पहचान की गई है, जैसे हिमालय, यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में कैम्बे बेसिन, अरावली, महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन इसमें शामिल है। ठीक है, और ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मिलकर इसमें तेल कुओं के पुनः उपयोग के माध्यम से भूतापीय ऊर्जा परियोजना का अन्वेषण करेगा। दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 8, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसमें यह बताना है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज ये किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, WMO के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 9, सुपर टाइफून रागासा, ये भी अभी न्यूज़ में रहा था, सितंबर की मैगजीन में था। सुपर टाइफून रागासा ये 2025 में सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक था और इसकी तीव्रता 5 थी और ये लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पवनें इसमें प्रवाहित हुई थी। इसे मुख्य रूप से हांगकांग, दक्षिणी चीन, ताइवान और उत्तरी फिलीपींस प्रभावित थे। पहला ऑप्शन इसमें सही है। कमजोर होने से पहले कई बार भूमि से टकराने के कारण इसका ट्रैक विनाशकारी था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ये अनेक बार भूमि से नहीं टकराया था। गर्म समुद्री जल के ऊपर बना रहा ये सुपर टाइफून रागासा। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा है, चक्रवात के लेफ्ट फ्रंट क्वाड्रेंट जहां सबसे तीव्र पवनें प्रवाहित होती हैं, इसको डर्टी साइट कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। ये जो क्षेत्र होते हैं ये लेफ्ट फ्रंट क्वाड्रेंट ये डर्टी साइट से प्रभावित हुए थे। यहाँ पर इसको डर्टी साइट नहीं कहा जाता, इसको क्लीन साइट होती हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक क्लीन साइट और एक होती है डर्टी साइट। उत्तरी गोलार्धों में चक्रवातों की जो दिशा होती है वो गति की दिशा की ही होगी और दाईं ओर का हिस्सा डर्टी साइड कहलाता है, जबकि जो बाईं ओर का हिस्सा होगा वो क्लीन साइड कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, केवल एक ही ठीक है। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 10, नेपाल में हाल ही की राजनीतिक घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं।
और इन्हें अंतरिम रूप से बनाया गया है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। दूसरा ऑप्शन है नेपाल की प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भंग किया गया। दोनों ऑप्शन इसके ठीक है, सी आंसर इसका सही आंसर है। अभी जो वहाँ पर आंदोलन हुआ था जैन जेड, उसके दौरान ही उत्तरदायी अंतरिम प्रशासन के गठन की मांग की गई और इन्हें सुशीला कार्की, इनको नेपाल की पहली प्रधानमंत्री भी बनाया गया और ये पहले मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। 11 है द्रव्य पोर्टल से संबंधित। द्रव्य पोर्टल, इसमें देखना है सही कथन। द्रव्य पोर्टल है और द्रव्य पोर्टल, द्रव्य का जो पूरा नाम है ये डिजिटाइज्ड पुनर्प्राप्ति एप्लीकेशन। इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा, और आयुष मंत्रालय की एक ये प्रमुख डिजिटल पहल है द्रव्य पोर्टल। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक अवयवों, फॉर्मुलेशन और उत्पादों के संबंध में ओपन एक्सेस सर्चेबल डेटाबेस प्रदान करना है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, इसका उद्देश्य यही है। दूसरा ऑप्शन है इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, इसमें आयुष मंत्रालय के अंतर्गत किया गया, ना कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 12 हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। इसके द्वारा सदस्य देशों को तकनीकी सहायता के साथ पंजीकृत एआई स्वास्थ्य उपकरणों की ग्लोबल डायरेक्टरी तक पहुंच प्रदान की जाती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य उपकरण है उसके क्षेत्र में। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में भारत एक अग्रणी सदस्य के रूप में भी शामिल हुआ है। ये ऑप्शन भी इसका ठीक है। दोनों ऑप्शन से इसके ठीक है, सी आंसर इसमें सही आंसर है। इसमें भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो ICMR और NIRDHDS, इंडिया AI MEIT के अंतर्गत जैसी एजेंसियों के माध्यम से इसमें विशेषज्ञता भी साझा करेगा भारत। सी आंसर इसका सही है। 13 है ज्ञान भारतम मिशन से संबंधित देखना है। ये अभी सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ही चल रहे हैं। ज्ञान भारतम मिशन से संबंधित और सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह मिशन हैंड रिटेन टेक्स्ट रिकग्निशन एवं लिपि पहचान जैसे AI आधारित नवाचारों के एकीकरण पर केंद्रित है। ठीक है, पहला ऑप्शन। ये संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है और जो पांडुलिपि विरासत है उसके संरक्षण, डिजिटलीकरण, अनुवाद एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है, ज्ञान भारतम मिशन को। दूसरा ऑप्शन है भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित, डिजिटाइन एवं प्रसारित करने के क्रम में यह शिक्षा मंत्रालय, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ना कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ए आंसर इसका सही होगा, केवल एक। 14 है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी शासन पर सहयोग को सुदृढ़ करने के क्रम में 2 नए वैश्विक तंत्रों की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है, ये बताना है। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन AI एंड ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस, बी आंसर इसका सही है, इसकी शुरुआत की गई है। 15 है स्कारबोरोसोल, जो स्कारबोरोसोल है से संबंधित इसमें सही कथन बताने हैं। ये दक्षिण चीन सागर में स्थित अटोल है, ये एक अटोल है साउथ चाइना सी में, जिस पर चीन एवं फिलीपींस दोनों का दावा है। वो बोल रहा है कि मेरे हिस्से में आता है, वो बोल रहा है मेरे हिस्से में आता है। पहला ठीक है। यह सॉल पूर्वी एशिया एवं हिंद महासागर को जोड़ने वाले प्रमुख नौवहन मार्गों से निकटता के कारण निर्णायक है। दोनों ऑप्शन इसके सही है, सी आंसर सही है। 16 है कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का संधारणीय एवं उनकी प्राप्तियों एवं भुगतान का प्रबंधन करके उनके लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए बैंकर के रूप में काम करता है। दूसरा कथन है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 भारतीय रिजर्व बैंक को
सरकारों की ओर से प्राप्तियां और भुगतान प्राप्त करने तथा आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी अग्रिम राशि प्रदान करने का अधिकार भी देता है। अग्रिम राशि प्रदान करने का अधिकार भी देता है आरबीआई। दोनों ऑप्शन इसके ठीक है। और यहाँ पर कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 17 कथन 1 कथन 2 और इसमें कथन 3 भी दिया गया है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का आर्थिक पूंजी ढांचा एसीएफ यह निर्धारित करता है कि उसके आय का कितना भाग पूंजी भंडार के रूप में रखा जाएगा और कितना भाग सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। ये सही है ऑप्शन। एसीएफ यह सुनिश्चित करता है कि आरबीआई वित्तीय जोखिमों और संकटों से निपटने के लिए जो पर्याप्त पूंजीगत बफर भी बनाए रखे, ये भी निर्धारित किया जाता है ईसीएफ के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन है ईसीएफ को सरकार और आरबीआई के उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसमें तीनों कथन ठीक है और कथन 2 कथन 3 दोनों सही है और दोनों कथन 1 की व्याख्या भी करते हैं। तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 18 भारत में भुगतान बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से देखने हैं, सही कथन बताने हैं। भुगतान बैंकों को ग्राहकों को ऋण देने और क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है। जो भुगतान बैंक होते हैं, भुगतान बैंकों को इसमें ऋण देने या क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि जमा स्वीकार करने और धन प्रेषण की सुविधा प्रदान की गई है, ना कि ये ऋण प्रदान कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते हैं। भुगतान बैंक केवल मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं और प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए की सीमा के साथ बचत और चालू खाते खोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, पहला गलत है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 19 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है यदि मौजूदा एफडीआई 10% से नीचे चला जाता है तो उसे एफपीआई माना जाता है। ये ऑप्शन गलत है। उसे अगर 10% से नीचे भी चला जाए तो उसे एफडीआई ही माना जाता है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है किसी विशेष कंपनी में निवेशक एफपीआई मार्ग और एफडीआई मार्ग दोनों के तहत एक साथ निवेश कर सकता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसमें आरबीआई और फैमा जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार या तो वो एफडीआई मार्ग के तहत करेगा या फिर एफपीआई मार्ग के तहत ही निवेश कर सकता है। दोनों एक साथ इसमें नहीं किए जा सकते हैं। दोनों कथन गलत है। डी आंसर इसमें सही है, ना तो एक नहीं 2। 20 है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के संबंध में देखना है और इसमें सही कथन बताने हैं। IFSCA की स्थापना वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों के लिए एकीकृत नियामक के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन। इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के अंतर्गत अप्रैल 2020 में की गई थी इसकी स्थापना। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है IFSCA भारत में सभी वित्तीय गतिविधियों के लिए एकमात्र नियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करता है। दूसरा कथन इसमें गलत है। जो IFSCA ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जो आरबीआई के निरीक्षण के अंतर्गत ये नहीं है। तो इसमें केवल पहला ही ठीक होगा, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 21 भारत में रणनीतिक विनिवेश के संबंध में देखना है, सही कथन इसमें बताना है। विनिवेश से संबंधित है। पहला ऑप्शन है इसमें एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में सरकार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की बिक्री के साथ साथ एक रणनीतिक खरीदार को प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण इसमें शामिल है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है वित्त मंत्रालय के अधीन DIPAM जो DIPAM है निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है। ये नीति आयोग के समन्वय से रणनीतिक विनिवेश के लिए ये सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान करता है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक सभी रणनीतिक विनिवेश प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए
जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें आरबीआई की कोई भूमिका नहीं होती है, जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, ये विनिवेश। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। DIPAM जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, इसके अंतर्गत ही है ये, ना कि आरबीआई। तो पहला और दूसरा ए में ए आंसर सही है। 22 है, भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन इसमें बताने हैं। रुपया पूंजी खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय है, जिससे विदेशी निवेश और पूंजी संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। जो रुपया है पूंजी खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं है। चालू खाते में तो है, लेकिन ये जो पूंजी खाता है उसमें नहीं है पूरी तरीके से कन्वर्टिबल। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता तब लागू की जा सकती है जब समष्टि आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो जाती है तथा भुगतान संतुलन नियंत्रण में आ जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 23 है, भारत में धन विप्रेषण के संबंध में देखना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। धन विप्रेषण, अनिवासी भारतीयों NRI द्वारा भारत में अपने परिवारों को प्रेषित धन चालू खाते में धन प्रेषण के रूप में अभिलिखित किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो NRI होते हैं उनके द्वारा। दूसरा ऑप्शन है, 1 वर्ष से कम समय के लिए विदेश में काम करने वाले भारतीय निवासी द्वारा भारत में अपने परिवार को प्रेषित धनराशि के चालू खाते के अंतर्गत धन विप्रेषण माना जाता है। दूसरा कथन इसमें गलत है। ये चालू खाते, जो चालू खाता होता है उसके अंतर्गत घटक आय के रूप में ये अलग से अभिलेखित किया जाएगा, ना कि उसी में माना जाता है। दूसरा गलत है, पहला ठीक है। ए आंसर सही है। 24 है, अर्थव्यवस्था में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण देखने हैं जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। इसमें जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होगी, उत्पादन की जो लागत होती है, उत्पादन जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी लागत में वृद्धि के कारण इसमें सामान्य जो मूल्य स्तर होता है उसके कारण वृद्धि हो जाती है उत्पादन लागत के कारण। तो उत्पादन लागत के कारण देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है इसमें मजदूरी, मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अब मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ रही है तो जो उत्पादन लागत होगी वो बढ़ेगी। पहला ऑप्शन इसका ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, विलासिता की वस्तुओं की उपभोक्ता मांग में वृद्धि। अगर विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनकी उपभोग मांग में वृद्धि हो जाए तो यहाँ पर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जो उत्पादन लागत है उसमें वृद्धि होगी। ये ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत है। अब जो विलासिता की जो वस्तुएं हैं उपभोक्ता मांग में वृद्धि, ये मांग जन्य प्रेरित से संबंधित है, ना कि लागत से। ये मांग की जाएगी, जैसे कि मांग की जा रही है मुद्रास्फीति उससे संबंधित होगी, ना कि इससे उत्पादन में पूरे उत्पादन को प्रभावित नहीं करेगी ये। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा है, विनिमय दरों का जो अवमूल्यन होगा, विनिमय दर जो भी एक्सचेंज किया जा रहा है, विनिमय दरों का अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब है वैल्यू को कम कर लेना। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। आपूर्ति को प्रभावित करने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं होंगी, जब प्राकृतिक आपदाएं होंगी, आपूर्ति जो भी मात्रा थी उसको प्रभावित की जा रही है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, तो वहाँ पर जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होगी, क्योंकि जो उत्पादन किया जा रहा है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 1, 3, 4 ये आ रहा ए में, ए आंसर इसमें सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। 25 है, अवस्फीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है। अवस्फीति, जो अवस्फीति है ये मुद्रास्फीति की दर में कमी की प्रक्रिया होती है। जब मुद्रास्फीति जब कमी आने लगे तो उसी को ही अवस्फीति बोला जाता है, ना कि कीमतों में कमी। ये जो दर होगी ना, जो मुद्रास्फीति की दर उसमें कमी आएगी, ना कि कीमतों में कमी होगी। जो कीमतें होती है वो बढ़ती रहेंगी, लेकिन पहले की तुलना में
धीमी गति से ये बढ़ती है। जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं दर में आएगी, ना कि वस्तुओं की कीमत पे। पहले से दिखेगा कि हाँ थोड़ा कम हुई है धीमी गति से, तो इसमें देखेंगे कौन सा गलत है। अवस्फीति से तात्पर्य मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से है, जबकि कीमतें बढ़ती रहती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है अवस्फीति उस स्थिति को इंगित करती है जहां मुद्रास्फीति सकारात्मक बनी रहती है, लेकिन समय के साथ ये धीमी हो जाती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है अवस्फीति का अर्थ है कि कीमतों में एक निश्चित समय अवधि में लगातार गिरावट हो रही है। इसमें जो कीमतें हैं उसमें लगातार गिरावट नहीं होती, जबकि जो मुद्रास्फीति की दर है उसमें कमी होती है, ना कि कीमतों में। सी आंसर इसमें सही होगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। 26 है, भारत में विकास वित्तीय संस्थानों DFI के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से देखने हैं सही कथन। पहला ऑप्शन है DFI। जो DFI है इसे विकास वित्तीय संस्थान, ये विशिष्ट संस्थान है जो बुनियादी ढांचे, कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यमों SME जैसे क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं। इसमें दीर्घकालिक की बात की गई है, ना कि अल्पकालिक, तो पहला ऑप्शन गलत है। DFI का प्राथमिक उद्देश्य जोखिमपूर्ण परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है, जिन्हें पारंपरिक वित्तीय संस्थान प्राय अस्वीकार कर देते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन भी गलत है। इसमें अस्वीकार नहीं किया जाता है और इसमें एक संतुलन बनाया जाता है आवश्यकताओं और वित्तीय व्यवहार्यताओं के बीच में। दोनों को ऑप्शन गलत है, डी आंसर सही है। 27 है, सारफेसी एक्ट 2002। इसके अनुसार इसमें कथन 1, कथन 2 और कथन 3 देखना है और बताना है कौन सा सही है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनके सुरक्षा हितों को लागू करते हुए न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, जो सार्वजनिक अधिनियम है उसको पावर्स दी गई हैं। इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ही जो अनर्जक परिसंपत्तियां होती हैं NPA की वसूली का अधिकार देता है सार्वजनिक अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, यह विधेयक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों जो ARCs है उसको ऋण वसूली और पुनर्प्राप्ति के उद्देश्य से बैंकों की वित्तीय परिसंपत्तियां जो NPAs में चली गई थी उनको वसूलने के लिए ARC को ये शक्ति प्राप्त की गई है। ये बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करने, उन्हें विक्रय कर बकाया राशि की वसूली करने में सक्षम बनाता है, जिससे न्यायालयों पर निर्भरता कम हो जाती है। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसमें ठीक है और कथन 2, कथन 3, कथन 1 की व्याख्या भी कर रहे हैं। ए आंसर ठीक है। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बैड बैंक की भूमिका का वर्णन करता है। बैड बैंक की भूमिका, जो बैड बैंक होते हैं ये बैड नहीं होते हैं, बुरे बैंक नहीं होते, जबकि अच्छा काम करते हैं ये। बैड बैंक एक जो परिसंपत्ति है, पुनर्निर्माण, जो भी संपत्ति होती है उसको ये खरीद लेंगे और जो भी इनका खर्च हुआ, जो मेहनत लगी, उसका बचा के ये बैंकों को वापस कर देते हैं। यही होता है बैड बैंक। बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जो बैंकों से NPA खरीद लेती है, क्रय कर लेती है और समय के साथ उनका प्रबंधन और वसूली भी कर लेती है। डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 29, सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, ऋण और विनिवेश आय पूंजी प्राप्तियों के उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन। जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं इसमें या तो दायित्व सृजित होते हैं या फिर उनकी जो परिसंपत्तियां होती हैं उनमें कमी आती है। इसमें या तो दायित्व सृजित करेगी या फिर ये ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन इसका सही है, जो ऋण और विनिवेश हैं ये पूंजी प्राप्तियों के ही उदाहरण हैं। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 30, इसमें जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC 2016, इसमें देखना है कौन सा सही ऑप्शन इसका वर्णन कर रहा है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। IBC ऋणदाताओं को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT के माध्यम से चूककर्ता देनदार के विरुद्ध दिवालियापन कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देता है। बी आंसर इसमें सही है, जो IBC 2016 है इसका ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट में राजस्व प्राप्तियों का एक घटक है। सरकार द्वारा किए गए निवेश से लाभांश
और लाभ, ये ठीक है, सी आंसर इसमें सही है। लाभ अलग होता है लाभांश, लाभांश लाभ का एक हिस्सा होता है, जबकि लाभ में पूरा जितना भी लाभ होता है वो आ जाता है। 32 है, भारत में संसदीय अनुदानों के संबंध में देखना है, सही कथन इसमें बताना है। अनुपूरक अनुदान मांग वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद की जाती है, जब किया गया व्यय संसद द्वारा मूल रूप से स्वीकृत राशि से अधिक हो जाता है। गलत है पहला ऑप्शन, इसमें जो अनुपूरक अनुदान होते हैं ये वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत की जाती हैं, ना कि बाद में की जाती हैं, तो इसमें गलत है। अतिरिक्त अनुदान की मांग वित्तीय वर्ष के दौरान मूल बजट में प्रावधान न किए गए अतिरिक्त या नवीन व्यय के लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। जो अतिरिक्त अनुदान होती है इनकी मांग वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद की जाती है, जब वित्तीय वर्ष इसमें समाप्त हो जाता है, ना कि उसके दौरान किया जाता है। तो इसमें रिवर्स करके दे दिया गया है, दोनों ऑप्शन इसकी गलत है, तो दोनों गलत, इसमें डी आंसर सही है। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण पैप्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जो BEPS है, आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण, ये एक बहुराष्ट्रीय निगम जो MNC अपने कर दायित्व को न्यूनतम करने के लिए उच्च कर क्षेत्राधिकारों से लाभ को निम्न कर या कर मुक्त क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है। 34 है, राजस्व घाटे के संबंध में कथन देखना है, इसमें सही बताना है। पहला ऑप्शन है, राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। यहाँ पर खर्च ज़्यादा हो रहा है और जो इनकम है वो कम हो रही है, तो तभी ये होता है जो राजस्व घाटा होगा। राजस्व घाटा यह दर्शाता है कि सरकार भविष्य की परिसंपत्तियों के निर्माण की तुलना में वेतन, पेंशन और सब्सिडी जैसी जो वर्तमान आवश्यकताओं पर अधिक व्यय कर रही है, वेतन पर भी और यहाँ पर पेंशन और सब्सिडी, तो दोनों ऑप्शन इसके ठीक है, सी आंसर इसका सही आंसर है। 35 है, राजकोषीय घाटे जो फिस्कल डेफिसिट है इसके संबंध में देखना है और सही ऑप्शन बताना है। उच्च राजकोषीय घाटा एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति का संकेत है। जो उच्च राजकोषीय घाटा होता है विस्तारवादी, जो अर्थव्यवस्था में मांग पक्षीय मुद्रास्फीति दबावों को जन्म दे सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर के बीच का अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, दोनों ऑप्शन इसके सही है, सी आंसर करेक्ट है। 36 है, इसमें नीति आयोग जो राजकोषीय नीति के संदर्भ में पंप प्राइमिंग की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन किस ऑप्शन में किया गया है? ये किया गया है अर्थव्यवस्था में गति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय बढ़ाना और कम करना। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 37, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई जो PCA ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखने हैं, सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई जो PCA होती है ढांचा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की वित्तीय मजबूती बनाए रखने के लिए सुधारात्मक उपाय के माध्यम से लागू किया जाता है। जो बैंक होते हैं उनकी वित्तीय मजबूती को इसमें वित्तीय मजबूती बनाए रखा जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, PCA ढांचा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं। ये ऑप्शन इसमें गलत है। यह जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होंगे उन पर लागू होते हैं। ग्रामीण जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक को ये इस पे लागू नहीं होंगे। जो RRBs और जो भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक हैं इन पे नहीं होते हैं, बल्कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा गलत होने के बाद सी ऑप्शन सही है। 38 है, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों SIF
IS के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है जिन वित्तीय संस्थानों को टू बिग टू फेल माना जाता है उन्हें पूंजी आवश्यकताओं जैसे अतिरिक्त विनियामक एवं पर्यवेक्षी उपायों के अधीन रखा जाता है। पहला ऑप्शन सही है। जिन्हें टू बिग टू फेल माना जाता है उन्हें विनियामक एवं पर्यवेक्षी उपायों के अंतर्गत रखा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक परिसंपत्ति आकार वाले बैंकों को घरेलू स्तर पर जो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण DSIBs के रूप में वर्गीकृत करता है। दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा ऑप्शन है सेबी स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में घरेलू रूप से प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार निकायों की घोषणा करता है। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, तीनों ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है। 39 है बाह्य वाणिज्यिक उधार ECB। जो ECB है इसके संदर्भ में देखना है। ECB ऐसे ऋण या देनदारियां होती हैं जो भारतीय संस्थाएं विदेशी मुद्रा में विदेशी ऋणदाताओं से प्राप्त करती हैं। विनिमय दर में इसमें उतार चढ़ाव के कारण उधारकर्ताओं को जोखिम भी उठाना पड़ता है। इसमें उतार चढ़ाव भी होता है, तो इसमें ऋण विदेशी मुद्रा में लिया जाता है। ठीक है। पहला मसाला बॉन्ड्स में उधारी भारतीय रुपये में होती है, लेकिन मुद्रा जोखिम विदेशी निवेशक द्वारा वहन किया जाता है। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 40। जब किसी देश की मुद्रा वास्तविक या नाममात्र रूप से अधिमूल्यित हो जाती है तो उसका व्यापार अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, जैसे जब कोई मुद्रा है और उसका मूल्य बढ़ा, चाहे वो नाममात्र हो या वास्तविक हो, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, जिससे निर्यात महंगा हो जाएगा और आयात सस्ता हो जाता है। देश का व्यापार प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं होता है। पहला ऑप्शन गलत है। यदि किसी देश की वास्तविक विनिमय दर RER का मूल्य बढ़ता है तो इसका अर्थ है कि उसकी व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता वो घट रही है। दूसरा सही है, बी आंसर इसमें। 41 है नाबार्ड के बारे में पूछा गया, गलत बताना है। नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत 1982 में इसको शुरू किया गया था और सतत और न्याय संगत ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो गलत ऑप्शन इसमें बताना है। नाबार्ड कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को सीधे ऋण उपलब्ध कराता है। ये बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होता है, ना कि सीधे किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है नाबार्ड। बी आंसर इसमें सही है, गलत पूछा गया है। 42 है ICOR वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। जो ICOR है वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात इसको कहा जाता है और ये आर्थिक संकेतक होता है। इसमें जो आर्थिक विकास होता है उसको गति प्रदान करने के उद्देश्य से पूंजी के उपयोग को दक्षता का आकलन करने में ये मदद करता है और नए निवेश की मात्रा और उत्पादन या सकल घरेलू उत्पाद GDP में ये परिणामी वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन है यह मापता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। पहला इसमें ठीक है। ICOR इंगित करता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए देश की जो पूंजी है उसका उपयोग अधिक कुशलता से किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये समान वृद्धि हासिल करने के लिए अधिक निवेश की इसमें आवश्यकता होती है, ना कि कम दक्षता होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका गलत है, पहला ही ठीक है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 43। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें दो देशों के बीच क्रय शक्ति समता PPP प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की एक ही समुच्चय की कीमत एक समान मुद्रा में व्यक्त करने की समान होनी चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन। और इसमें दोनों देशों की बराबर भी होनी चाहिए जो मुद्रास्फीति दरें हैं। दूसरा भी सही है। अंकित विनिमय दर जो PPP विनिमय दर के बराबर होनी चाहिए। जो अंकित विनिमय दर एक्सचेंज की जा रही है, दोनों देशों के बीच जो दोनों देश हैं उनके बीच में मुद्रास्फीति दरों में एक स्थिर अंतर होना चाहिए। ये ऑप्शन इसका गलत है, स्थिर अंतर नहीं होना चाहिए। 1 2 3 आ रहा है इसमें ए में,
ए आंसर इसमें सही है। मुद्रास्फीति दरों में निरंतर ये अंतर बना रहता है। 44 है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जो WPI है इसमें से देखना है कौन सा शामिल नहीं किया जाता है। विनिर्मित वस्तुओं का जो फैक्ट्री गेट मूल्य शामिल किया जाता है। खाद्यान्न और खनिज का थोक मूल्य भी किया जाता है, जो प्राथमिक वस्तुएं होंगी। थोक स्तर पर ईंधन और विद्युत का आधार मूल्य भी इसमें शामिल होता है, जबकि बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं पर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल नहीं होते हैं। डी आंसर इसमें सही होगा, अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल नहीं होंगे। 45 है, सीनियर एज जो सिक्का ढलाई मुनाफा की अवधारणा सबसे अच्छी तरह समझाता है। इसमें मुद्रा सृजन एवं रिजर्व धारण से केंद्रीय बैंक को होने वाला जो लाभ होता है उसको ये कहा जाता है। नेक्स्ट है 46, ट्रेजरी बिल के संबंध में देखना है, सही कथन इसमें बताना है। ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा 1 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन है। ये अल्पकालिक ऋण साधन होते हैं भारत सरकार द्वारा 1 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के लिए। 365 जैसे कि 365 होते हैं एक साल में, तो उससे कम दिनों के लिए जैसे 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल हो गए, इस तरीके से। अब इनकी जो जारी मूल्य और जो फेस वैल्यू होती है, जो अंकित मूल्य होती है, उसके बीच का जो अंतर होता है वो निवेशक का रिटर्न होता है। जैसे कि मान लिया ये एक ट्रेजरी बिल है और इसमें 100 रुपये अंकित मूल्य था, तो इसमें 98.20 इस पर जारी किया जाएगा और जो इसमें छूट होगी वही निवेशक का रिटर्न भी होता है। नेक्स्ट है 47, मुद्रा बाजार उपकरणों से संबंधित देखना है और इसमें मुद्रा बाजार, जो मुद्रा बाजार होते हैं ये 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, जैसे कि 365 दिन से कम 364 दिन तक किए जाएंगे जारी। इसमें पहला ऑप्शन है कॉल मनी, जो कॉल मनी है जैसे कि कॉल करके ऐसे माना जा सकता है, तो रात भर से लेकर 14 दिनों तक होती है इसकी अवधि। पहला ऑप्शन इसका सही है, कॉल मनी का इसमें बताया गया है। वाणिज्यिक पत्र पर सिक्योर्ड प्रोमिसरी जो नोट होता है, प्रॉमिस जो किया जाता है जिसे कॉर्पोरेट्स NBFCs एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। जो NBFCs एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया जाता है, इसमें यहाँ पर जो वाणिज्यिक पत्र होते हैं ये 7 दिन से 1 वर्ष की अवधि जो परिपक्वता अवधि होती है अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को ये पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मुख्य रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले अनसिक्योर्ड ये उपकरण होते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ये 1 वर्ष तक मतलब 364 दिन तक, 1-3 इसमें ठीक है, सी आंसर इसका सही आंसर है। 48 है, भारतीय मुद्रा से संबंधित देखना है और सही कथन इसमें बताना है। जो मुद्रा निर्गमन की 2 स्तरीय संरचना, एक तो RBI और एक भारत सरकार, ये होती है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा केवल 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी जो बैंक नोट होते हैं, बैंक नोट, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा, परिसंपत्तियां जैसी परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित होती हैं RBI के द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 1 रुपये का नोट तथा सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं तथा वे भारतीय रिजर्व बैंक की देनदारियां होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं और भारत सरकार की ये देनदारी है, RBI की देनदारी नहीं होती है। पहला ऑप्शन इसका सही है, ए आंसर सही है। 49 है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा के संदर्भ में देखना है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित मुद्रा आपूर्ति में इसमें शामिल है। जो मुद्रा आपूर्ति है, जो भी सप्लाई हो रही थी, जो मात्रा है उसकी। लोगों के पास उपलब्ध मुद्रा, लोगों के पास उपलब्ध मुद्रा, पहला ऑप्शन इसमें जो मुद्रा आपूर्ति होती है ये निर्धारित समय पर लोगों के पास उपलब्ध कुल राशि होती है। ये जो
प्रचलन में मुद्रा होती है और लोगों की बैंक खाते में जमा राशि इसमें शामिल होती है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार एवं बैंक यहाँ पर धन का सृजन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित अंतर बैंक जमा। जो अंतर बैंक जमा है ये बैंकों के बीच की जमा राशि ना कि लोगों की होती है। तो यहाँ पर अंतर बैंक जमा वाणिज्यिक बैंकों की। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। मुद्रा आपूर्ति में ये शामिल नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में रखा गया नकद जो मुद्रा भंडार है। ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसमें जो लोगों का धन होता है वो नहीं होता, बल्कि जो आरबीआई में रखा गया नकद भंडार बैंकिंग प्रणाली के आरक्षित धन का हिस्सा होता है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, केवल एक ही ठीक है, तो ए आंसर इसमें सही है। 50 मौद्रिक नीति समिति के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 भारत सरकार के। ठीक है, पहला ऑप्शन मौद्रिक नीति समिति के निर्णय केवल अनुशंसात्मक प्रकृति के होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें जो एमपीसी होती है मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक पर ये बाध्यकारी होते हैं, ये अनुशंसात्मक नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है, केवल एक ही ठीक होगा। ए आंसर इसमें सही आंसर है।